हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट केयर। ये वाला जो वीडियो है हमारा थायराइड मेडिकेशंस के बारे में होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड होती है, वो कौन-कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ठीक है? हमारे पास क्या है, थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जिसके अंदर है आपका T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ओके? थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे पास 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक होता है फॉलिकुलर सेल्स और एक होता है पैराफॉलिकुलर सेल। तो जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है, उससे कैल्सिटोनिन सिक्रेशन होता है और जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, उससे T3 एंड T4 का सिक्रेशन होता है। जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3, T4, कैल्सिटोनिन वगैरह, ये पिट्यूटरी हार्मोन TSH के कंट्रोल में होते हैं। ओके? अभी हम सबसे पहले देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में कि थायराइड हार्मोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ओके? तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या है, फूड से क्या होगा, सोडियम, आयोडाइड, ये सब एब्जॉर्ब होते हैं गट से और ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के थ्रू होते हुए ये क्या जाते हैं, ब्लड के थ्रू ये होते हुए कहाँ पे जाएँगे, आपके थायराइड फॉलिकल के अंदर जाएँगे। अभी क्या होता है कि जो थायराइड फॉलिकल होता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, एक सिम्पोर्टर प्रेज़ेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर। सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर होता है ये। तो सबसे पहले क्या होता है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोर्टर जो होता है, वो ब्लड से क्या करेगा, आयोडाइड का और सोडियम का अंदर ले लेगा। सोडियम और आयोडाइड अंदर लेने के बाद क्या होगा, फॉलिकुलर सेल से ये कहाँ पे चले जाते हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है? ये हमारा फॉलिकुलर सेल्स है। फॉलिकुलर सेल से क्या होते हैं, ये कोलॉइड के अंदर आ जाता है, ठीक है? अभी कोलॉइड में जब आता है तो उसके बाद क्या होता है, जो आयोडाइड है उसका थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है, ठीक है? कैसे प्रोसेसिंग होता है, जो आयोडाइड है उसका ऑक्सीडेशन होता है सबसे पहले। ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और आयोडाइड न्यूट्रल हो जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड हार्मोन को सिंथेसिस कराने के लिए एक अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। तो टायरोसिन यहाँ पे यूज़ आता है, ओके? तो टायरोसिन जब आयोडीन के साथ ऐड होता है तो उसके बाद क्या होता है, एमआईटी और डीआईटी का फॉर्मेशन होता है। एमआईटी और डीआईटी का मतलब होता है मोनो आइडोथायरोनिन एंड डाइआइडोथायरोनिन। इसके बाद क्या होता है कि जब मोनो आइडोथायरोनिन और डाइआइडोथायरोनिन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो इससे T3 का फॉर्मेशन होता है और अगर डीआईटी, डीआईटी दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उससे T4 का फॉर्मेशन होता है। इसको हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं कि ये जो सेकंड स्टेप मैंने बात किया है, इसके अंदर पूरे स्टेप के अंदर हर स्टेप के में आपको एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है थायराइड पेरोक्सिडेज, ठीक है? तो हमारे पास दूसरा स्टेप हो गया। इसके बाद क्या होता है, जब थायराइड के कोलॉइड के अंदर जब T3, T4 का सिंथेसिस हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जो थायराइड हार्मोन है, वो वापस क्या होगा, वो ब्लड के अंदर भेज दिया जाएगा और ये ब्लड में जाने के बाद क्या होगा, ये पेरिफेरल ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल ये लिवर हो गया या बाकी के जो पेरिफेरल ऑर्गन्स है, वहाँ पर जाकर ये काम करेगा, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं कि थायराइड जो हमारे पास एंटी थायराइड जो मेडिकेशंस होती है, वो कहाँ-कहाँ पर काम करती है, ठीक है? अभी हमको एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पर, कि जो T4 होता है, वो T4 क्या होता है, इतना एक्टिव नहीं होता है, ठीक है? मतलब हमको काम कराने के लिए क्या चाहिए, T3 की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी बॉडी के अंदर T4 ज़्यादा होता है, बट काम कराने के लिए क्या चाहिए, T3 के अंदर उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो T3 होता है, T4 से T3 के कन्वर्जन में क्या है, जब T4 से T3 का कन्वर्जन होता है, तो वहाँ पर एक एंजाइम काम आता है, जिसको आप जानते हो क्या होता है, पाइरेटेस डीआयोडीनेज। ये एंजाइम क्या होता है, पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर, ऑर्गन्स के अंदर प्रेज़ेंट होता है और ये T4 को T3 के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो T3 हार्मोन है, वो T3 हार्मोन क्या होता है, प्रोटेक्टिंग होता है और मोर एक्टिव होता है। बट T4 की अगर हम बात करते हैं, तो ये होता तो लॉन्ग एक्टिंग है, बट लेस एक्टिव होता है, ठीक है? लंबे समय तक काम करेगा, बट क्या होगा, जो एक्टिव है, वो थोड़ा कम होगा, ओके? तो अगर सपोज़ दैट मैं बात करता हूँ T4 के लिए, सपोज़ दैट अगर मान लो कोई हाइपोथायरॉयडिज़्म का पेशेंट है, थायराइड हार्मोन की कमी है, ठीक है? तो उसके लिए हम मेडिसिन क्या देते हैं, एल-थायरोक्सिन देते हैं। तो एल-थायरोक्सिन जो होता है, वो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, हाइपोथायरॉयडिज़्म के लिए, चाहे कोई भी रीज़न से हो। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखना है हमें, मिक्सेडिमा कोमा। हम यहाँ पर 2 इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। जो हाइपोथायरॉयडिज़्म होता है, उसकी जो इमरजेंसी होती है, वो होता है मिक्सेडिमा कोमा और जो हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है, उसके अंदर जो इमरजेंसी होती है, वो होता है थायरॉइड स्ट्रॉम, ठीक है? यहाँ पे हमें दोनों चीज़ों की जगह भी याद रखना है कि दोनों का ड्रग ऑफ चॉइस क्या-क्या है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, थायरॉइड स्ट्रॉम के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो मिक्सेडिमा कोमा है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है, वो होता है एल-थायरोक्सिन, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, अगर मान लो एल-थायरोक्सिन नहीं है, तो उसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, T3 का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लियोथायरोनिन, ओके? अब सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज़्म के बारे में, ठीक है? अभी एंटी थायरॉइड में तो देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज़्म होता है, तो उस कंडीशन में क्या-क्या होता है, उस कंडीशन में सिम्पैथेटिक सिस्टम होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस होता है, ओके? क्या-क्या होता है, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा। इसके अलावा
इसके अलावा वेट लॉस भी देखने को मिलेगा और सिम्पैथेटिक फीचर जो मैंने बोला आपको वो मिलेगा, ठीक है। अब मेरे को अगर मान लो कोई पेशेंट है, आपके पास कोई पेशेंट आया, हाइपरथायरायडिज्म का पेशेंट आया, उसको आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो आप क्या ट्रीट करोगे? आप ये जो 5-6 स्टेप मैंने बताया था सिंथेसिस के अंदर, उसमें से एक स्टेप को आप रोक दोगे। अगर आपने एक भी स्टेप को रोक दिया, तो उससे क्या होगा? थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा और अगर थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो हाइपरथायरायडिज्म ट्रीट हो जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप था कौन-सा? सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर है, उसको हम कर देंगे क्या? इनहिबिट। बट अगर हम देखते हैं कि क्लिनिकल केसेस के अंदर हम इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करते हैं, जो सोडियम आयोडाइड इम्पोर्टर को इनहिबिट करती है। उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि ये जो मेडिकेशंस होती है ये टॉक्सिक होती है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते। हमने कभी बहुत बार सुना है कि जो कैबेज होता है, कोई इंसान अगर कैबेज ज़्यादा खाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? थायरॉइड हार्मोन की कमी हो जाती है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो कैबेज होता है, उसके अंदर क्या होता है? थायोसाइनेट होता है, ओके? और वो थायोसाइनेट क्या करता है? सोडियम आयोडाइड जो इम्पोर्टर होता है, उसको इनहिबिट कर देगा। अगर उसको इनहिबिट कर दिया, तो थायरॉइड का सिंथेसिस नहीं होगा, ओके? तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए बोलते हैं कैबेज इज़ अ रिच सोर्स ऑफ थायोसाइनेट एंड इट इज़ अ गुड ट्रोजन। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरे में क्या बताया था मैंने आपको? एक चेन बताया था, ठीक है? पूरा चेन बताया था। जो ये कंडीशन होती है जब फॉलिकल के अंदर फॉलिकल से क्या होता है आयोडाइड कोलाइड कोलाइड के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कुछ रिएक्शंस होती है, जिसके बाद T3 T4 का फॉर्मेशन होता है और मैंने बोला था कि वहाँ पर कौन सा एंजाइम काम होता है, वो होता है थायराइड पेरोक्सीडेज, ठीक है। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड पेरोक्सीडेज। और ये जो थायराइड पेरोक्सीडेज होता है ना, इसको हम इनहिबिट कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ मेडिकेशन है, वही हमारे पास मेन मेडिकेशन होती है, ठीक है। तो थायराइड पेरोक्सीडेज जो इनहिबिटर होती है उनको हम बोलते हैं थायोअमाइड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं थायोमाइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास? कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल, ठीक है। ये 3 मेडिकेशंस हमारे पास होती है किसके अंदर? थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर्स के अंदर। अगर हम बात करें कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल क्या होता है? एक प्रोड्रग है, ठीक है। और मेथिमाजोल उसका एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव ड्रग है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं दोनों के अंदर डिफरेंस की, कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल और एक प्रोपाइल थायोयूरासिल, इन दोनों में क्या-क्या डिफरेंस है उनकी बात हम करते हैं। देखो, जो कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल होते हैं वो ज़्यादा पोटेंट है, ठीक है। हम देखते हैं कि जब बहुत बार जब पेशेंट के ओपीडी के अंदर जब पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? मेनली हम कार्बिमाजोल वगैरह का यूज़ करते हैं। कभी हम प्रोपाइल थायोरेसिल का भी यूज़ नहीं करते ना, उसका रीज़न ये है कि ये लेस पोटेंट होती है, जबकि कार्बिमाजोल क्या होता है? मोर पोटेंट होती है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जो कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल होता है, वो मोर प्लाज़्मा टी हाफ होता है इसका, और इसका क्या होता है? लेस प्लाज़्मा टी हाफ होता है, ठीक है। इसके अलावा कार्बिमाजोल जो होता है, उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है? बेबी के अंदर चला जाता है, और अगर ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर जाएगा तो इसका जो डेंजर वाला साइड इफेक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं एप्लासिया क्यूटिस और गुआनल ट्रेसिया। तो ये 2 साइड इफेक्ट वहाँ पे जाके कॉज़ करता है, ठीक है? इसलिए हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कभी भी कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल को प्रेफ़र नहीं करते हैं, उसकी जगह हम प्रोपाइल थायोरासिल को, ओके? इसके अलावा नो एक्शन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जन, ठीक है? पेरिफेरल कन्वर्जन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता कार्बिमाजोल या मेथिमाजोल, ठीक है? जबकि जो प्रोपाइल थायोरेसिल होता है, जो पेरिफेरल कन्वर्जन के अंदर भी क्या करता है, इसको डिक्रीज़ करता है। मतलब जो मैंने बताया था आपको T4 से T3 का कन्वर्जन 5 डेज़ आयोडीनेज़ या डीआयोडीनेज़ वगैरह, तो उसको ये इनहिबिट करता है इस स्टेप को, ठीक है? ठीक है? इसके अलावा क्या है, थायोअमाइड्स कैन कॉज़ कॉन्जेनिटल माल्फॉर्मेशन, जैसा कि हमने आपको बताया। अभी देखो एक चीज़ और हमको याद रखना है, क्या याद रखना है? कि ये जो मेडिसिन्स होती है, जो थायोअमाइड्स होते हैं, मतलब जो कार्बिमाजोल वगैरह ये होते हैं, इनको एक्शन करने में 3 से 4 वीक का टाइम लगता है हमारे पास। कितना टाइम लगता है? 3 टू 4 वीक्स का टाइम लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपने किसी पेशेंट को मेडिकेशन दी और कल उसका थायरॉइड जो हार्मोन है वो क्या हो जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसको 3 से 4 वीक का टाइम लगता है। तो जब भी कभी हम मेडिसिन्स पेशेंट को प्रेफ़र करते हैं, तो उसके बाद क्या होते हैं, हम 3 से 4 वीक के बाद उसका फिर से क्या करते हैं, थायरॉइड का टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक है? देखने के लिए कि मतलब कितना कम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उस हिसाब से हम डोज़ को एडजस्ट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम देखते हैं, रूटीनली हम क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया ही है कि रूटीनली हम हाइपरथायरॉयडिज़्म के लिए किसको प्रेफ़र करते हैं, कार्बिमाजोल और मेथिमाजोल को प्रेफ़र करते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा आता है कौन-सा, सिक्रेशन इन्हिबिटर्स, तीसरा स्टेप आता है सिक्रेशन इन्हिबिटर। अभी क्या था, कोलॉइड के अंदर थायरॉइड हार्मोन बन के तैयार था, उसको भेजना था हमको ब्लड के अंदर। अब मैं ब्लड के अंदर भेजने को अगर मैंने रोक दिया, तो हाइपरथायरॉयडिज़्म ठीक हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। तो सिक्रेशन इन्हिबिटर में क्या है, हमारे पास सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ल्यूकोल साइडाइड, ठीक है। 3 हमको याद रखना है, सोडियम, पोटेशियम एंड ल्यूकोल आयोडाइड हमको याद रखना है। तो ये यहाँ पे हमारा सिक्रेशन इन्हिबिटर हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था, जो कार्बिमाजोल, मेथिमाजोल वगैरह होता है, मतलब जो थायोअमाइड्स होता है, वो क्या होता है, वो स्लो एक्टिंग ड्रग्स है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि जो सिक्रेशन इन्हिबिटर्स होते हैं, वो फास्टेस्ट एक्टिंग एंटी थायरॉइड ड्रग्स है।
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? तो अगर मान लो सपोज़ दैट कोई पेशेंट है सर्जरी सर्जरी के लिए आया है, और जब प्री ऑपरेटिव चेकअप किया, प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया के टाइम पे चेकअप किया, तो उस कंडीशन में पता चला कि उसका थायरॉइड हार्मोन ज़्यादा निकला, या थायरॉइड का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा निकला। तो हम क्या करेंगे? अभी थायरॉइड की सर्जरी कराने आया है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? हम दे देंगे उसको सिचुएशन इनहिबिटर्स, मतलब ग्लूकोसाइडिन, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह दे देंगे। उससे क्या होगा कि जो ग्लैंड है वो क्या हो जाएगी? वो स्मॉल हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, वो लेस वेस्कुलर हो जाएगी, ठीक है? और उससे क्या होगा? जो ग्लैंड है उसका ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या होता है? अब ये ब्लड के अंदर भी आ गया। अब ब्लड में आने के बाद क्या होगा? उसको काम करने के लिए T4 से T3 में तो कन्वर्ट होना पड़ेगा ना भाई। अब जब T3 से T4 से T3 के अंदर कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब पेरिफेरल कन्वर्जन, और पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट अगर मैं कर दूँगा, तो भी मैं ठीक कर दूँगा, है कि नहीं? तो पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करने के लिए क्या-क्या चाहिए? उसके लिए मेडिकेशंस होती है आपके पास, प्रोप्रानोलोल, प्रोपाइलथायोउरासिल, प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन दोनों, ठीक है? इसके अलावा पोटेशियम आयोडाइड, ग्लूकोसाइडाइड, ये जो चारों पाँचों दवाई है, जो चारों पाँचों मेडिकेशंस है, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है? मतलब क्या करेंगे ये 5 डेज़ डीहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है, उसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा 4 मेडिकेशन क्लियर हो गया। अभी मान लो सपोज़ दैट हमको ये भी यूज़ नहीं करना, हमको क्या करना है? थायरॉइड को ही डिस्ट्रॉय करना है। थायरॉइड को ही खत्म करना है कि हमको आगे चाहिए ही नहीं, हमको टैबलेट वगैरह ज़्यादा खाना ही नहीं, हमको पूरा थायरॉइड ग्लैंड को उड़ा देना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? थायरॉइड डिस्ट्रॉइंग ड्रग्स का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर आता है हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है? ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, इसको ध्यान रखना, हमारे पास ये होता है I-131, ठीक है? 131, ओके? और दूसरी बात क्या है कि ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है ना, इससे क्या होता है? बीटा रेज़ निकलती है। कौन सी निकलती है? बीटा रेज़। ये बीटा रेज़ जो होती है, वो थायरॉइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, ठीक है? अभी इसके अंदर क्या है? रेडिएशन है, तो रेडिएशन है तो सिंपल सा बात, हम प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करेंगे, या जहाँ पर मेलिग्नेंसी का चांस होगा वहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, या फिर 35 ईयर से कम की जो एज के लोग हैं, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना? दूसरी बात, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, ये क्या करता है? अगर हम देखें तो ये इरिवर्सिबल हाइपोथायरायडिज़म करता है। इरिवर्सिबल हाइपोथायरायडिज़म क्यों करेगा? क्योंकि इसने तो डिस्ट्रॉय कर दिया ना भाई ग्लैंड को ही, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो इसके अंदर सबसे मेन चीज़ पूछता है, बार-बार पूछता है, कई बार पूछता है, ठीक है? जो रेडियो एक्टिव आयोडीन होता है, मतलब आयोडीन 131 होता है, उसका टी हाफ कितना होता है? उसका टी हाफ होता है 8 डेज़, ठीक है? अभी कभी-कभी कन्फ्यूजन होता है कि मतलब ये 8 डे था या 8 आवर था या 8 वीक्स था। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जो आयोडीन होता है ना, ये इसको 8 डायमेंशन के अंदर, जैसे 3D वगैरह होता है, वैसे 8 डायमेंशन में क्या करता है, जो थायरॉइड ग्लैंड होता है उसको उड़ा देता है, ठीक है? तो 8 डी, तो 8 डेज़, ठीक है? इसका क्या हुआ? टी हाफ होगा, ओके? अब इसके अलावा हम थोड़ा और मेडिकेशन देख लेते हैं कौन-कौन सी है। तो एडजुवेंट ड्रग्स कौन-कौन सी है? मोस्टली सिम्पटम्स आर सिम्पैथेटिक। आपको पता है कि जो थायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं, उनके जो सिम्पटम्स होते हैं, वो सिम्पैथेटिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब थायरॉइड हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है, तो उससे टैकीकार्डिया होता है, पैल्पिटेशन होता है, ट्रेमर्स होता है, हाइपरटेंशन होता है, ये सब होता है। तो इनको कम करने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं बीटा ब्लॉकर का यूज़ करूँगा, और सबसे अच्छा क्या है यहाँ पे? प्रोप्रानोलोल, ठीक है? तो प्रोप्रानोलोल को यूज़ करूँगा। प्रोप्रानोलोल 2 काम करेगा भाई। प्रोप्रानोलोल जो होगा, एक तो आपका सिम्पैथेटिक सिस्टम के जो सिम्पैथेटिक सिम्पटम्स है, उनको कम करेगा, और दूसरा काम क्या करेगा ये? जो पेरिफेरल कन्वर्जन है, उसको भी कम करेगा, ठीक है? और अगर हम बात करते हैं कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, हम थायरॉइड ग्लैंड के अंदर 2 इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। एक होता है मिक्सेडिमा कोमा, और एक होता है थायरॉइड स्टॉम, ठीक है? तो ये जो थायरॉइड स्टॉम होता है, इसके अंदर अगर मैं लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करता हूँ, तो वो है मेरा कौन-सा? प्रोप्रानोलोल। देखो, थायरॉइड स्टॉम के बारे में आपको पता होगा कि जो थायरॉइड स्टॉम होता है वो क्या होता है? जो थायरॉइड स्टॉम क्या होता है? थायरॉइड स्टॉम, सपोज़ दैट कोई पेशेंट आया थायरॉइड ग्लैंड के, हाइपरथायरॉयडिज़्म का कोई पेशेंट था, और आपके पास आया सर्जरी के लिए, और सर्जरी के दौरान क्या हुआ? जो थायरॉइड हार्मोन थे, वो ब्लड में रिलीज़ हो गए। तो जब वो ब्लड में रिलीज़ होंगे, तो वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होंगे, और वो क्या करेंगे? वो सिम्पैथेटिक सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है? मतलब हार्ट को क्या कर देंगे? बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देंगे। अभी हार्ट को कम करना है, हार्ट का जो स्टिमुलेट किया है, हार्ट को जो एक्टिवेट किया है, उसको थोड़ा हमको क्या करना है? सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर का यूज़ करेंगे। इसमें सबसे बेस्ट हमारे पास प्रोप्रानोलोल। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो थायरॉइड स्टॉर्म होता है, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होता है, वो प्रोप्रानोलोल प्रोप्रानोलोल होता है। बट अगर मैं बात करूँ कि एंटी थायरॉइड ड्रग ऑफ चॉइस कौन-सा होता है इस कंडीशन में, तो वो होता है हमारे पास पीटीयू, प्रोपाइल थायोउरासिल, ठीक है? क्लियर? तो ये होता है आपका क्लोजिंग। तो हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे कौन-सा? एंटी थायरॉइड मेडिकेशन। ओके, थैंक यू।